यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश का 2023 का सेट 1 और जिसका पेपर कोड है 817 DH को हल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर पार्ट ए दिया हुआ है। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। आप इस अनसीन पैसेज को एक दो बार पढ़ लीजिए और उसके पश्चात प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ देखिए नंबर 1 मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर देखते हैं। ए ग्रेट साइंटिस्ट, बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, सी अ ग्रेट लीडर, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है ए ग्रेट लीडर। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ए ग्रेट लीडर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए ग्रेट लीडर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस। यह कथन किसका है? तो यहाँ देखिए लास्ट में मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा। तो किन्होंने कहा, किसने कहा? यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। किसने ऑर्गेनाइज किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 से लेकर के 8 तक ये आपका ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सी उसके बाद गैप दिया हुआ है, टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। तो सी हैड गॉन टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, या सी वेंट टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, या सी ऑप्शन दिया है विल गो, सी विल गो टू द मार्केट विथ हर कजिन्स, या डी ऑप्शन दिया है ऑल आर करेक्ट। तो इस सेंटेंस में हैड गॉन भी करेक्ट है, वेंट भी करेक्ट है और विल गो भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी हर नई चीज को जानना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, कासस, सावधान, केयरफुल, या फिर क्यूरियस। क्यूरियस यानी कि उत्सुक कहा जाता है। तो इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरीथिंग, एवरी न्यू थिंग, अगर कोई एक विद्यार्थी हर नई चीज जानना चाहता है तो जो नई चीज जानने वाला हो उसे क्यूरियस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पर वर्ड क्लस्टर्स दिया नहीं है, ये चूंकि राजीव का क्वेश्चन बैंक है तो वर्ड क्लस्टर नहीं दिया है। तो मैं चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बता सकता हूँ कि कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है, वी सब्जेक्ट हो गया आपका, शुड हैव ये आपका वर्ब हो गया, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। ये 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव, और इसमें से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है? तो एक विशेषता यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी सी के बाद ई आई है, इसमें भी सी के बाद ई आई है, इसमें भी सी के बाद ई आई है, और यहाँ पर देखिए सी के बाद आई ई कर दिया है।
तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको ग्रामर का एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर दिया हुआ है बीच में ई आई वाले शब्द। अब ये सभी शब्द जो है कि ई आई वाले शब्द हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए सी के बाद ई आई आया हुआ है इस शब्द में, सीलिंग में। और एक यहाँ पर देखिए डिसीट में सी के बाद ई आई आया हुआ है। यहाँ पर देखिए सी के बाद ई आई आया हुआ है। रिसिप्ट देखिए डिसीव में सी के बाद ई आई आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कंसीट सी के बाद ई आई। और उसी तरह कंसीव सी ओ एन सी के बाद ई आई आया हुआ है। उसी तरह परसीव देखिए पी ई आर सी के बाद ई आई आया हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमने ई आई बीच में आने वाले शब्दों को देखा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सी के बाद ई आई आया हुआ है। यहाँ भी देखिए सी के बाद ई आई आया हुआ है। यहाँ भी देखिए सी के बाद ई आई आया हुआ है। और यहाँ पर सी के बाद आई ई आया हुआ है, तो ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। और इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। ही हैज नो डिजायर, उसके बाद गैप है फेम। अब यहाँ पर आपको जानना है ये कि डिजायर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। यहाँ देखिए डी से प्रारंभ होने वाले बहुत सारे शब्द हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आता है। तो शब्द आपका दिया हुआ था डिजायर, ये डिजायर। डिजायर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फार। ही हैज नो डिजायर फॉर वर्ल्डली थिंग्स। डिजायर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फार। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ही हैज नो डिजायर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑफ, बी फॉर, सी टू, डी एट। तो अभी हमने उदाहरण देखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अब आप समझ गए होंगे कि क्या भरेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फार। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपका दिया हुआ है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। तो ये आपका एक पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज प्रोच से दिया हुआ है। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। ये आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर इन प्रश्नों का उत्तर इसमें से खोज करके सही उत्तर चुनने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री। द फ्रीडम यानी कि आजादी, ब्लैक पीपुल अश्वेत लोगों, ऑफ हिज कंट्री तो उनके देश के अश्वेत लोगों की आजादी। वो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेंशनड, बी सपोर्टेड, सी करटेल्ड, डी अपोज्ड। तो यहां पर देखिए माई फ्रीडम दैट वाज करटेल्ड, करटेल्ड, करटेल्ड वर्ड आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर। यहाँ पर हंगर शब्द को आप खोजने का कोशिश करिए, ग्रेटर हंगर। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर हंगर दिया हुआ है, ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। तो 10 प्रश्न संख्या 10 का आंसर देखिए द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स ये नहीं है, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। यहाँ देखिए द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये 11, 12 और 13 आपका प्रोच से ही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है द पोस्ट मास्टर वाज डैश दिया है एमिएबल फेलो। तो रूड, फ्रेंडली, लेजी, फैट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैट, क्योंकि द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल फेलो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी। एनी फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि। ऑप्शन ए दिया है सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ डायरी, वह एक डायरी रखने की शौकीन थी। बी सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक, उसके पास कोई
फ्रेंड नहीं था जिससे कि वह बात कर सकती थी, एंड शेयर हर फीलिंग्स, और अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकती थी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग का मुख्य फसल क्या है? तो सभी बच्चों को लगभग जो पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि कुर्ग का मुख्य फसल क्या है, कॉफी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपका एक पोएट्री का स्टेंजा दिया हुआ है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये इस पर आधारित है कि हु वाज सीटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, द वे अ क्रो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक क्रो, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, एक क्रो। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहां पर खड़ा था? यहाँ पर देखिए हेमलॉक ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडर ए हेमलॉक ट्री, बानियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि हेमलॉक ट्री आया हुआ है तो अंडर ए हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 टू 20 यानी 16 से लेकर 20 तक आपका सप्लीमेंट्री रीडर पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो 16वां प्रश्न है कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, यानी कि क्लिनिक में डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिया, चॉकलेट दिया, नो फूड फॉर 2 डेज दिया, इंजेक्शन एंड मेडिसिन दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो फूड फॉर 2 डेज, यानी 2 दिन तक उसे कोई भोजन नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी का नरेटर कौन है? रस्किन बॉन्ड है, अनिल है, हरी सिंह है, या अनिल का फ्रेंड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरी सिंह। हरी सिंह द थीव्स स्टोरी का नरेटर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, आइपिंग नामक स्थान पर ग्रिफिन कहां पर रुका हुआ था? इन एन इन, एक सराय में, इन ए चर्च, चर्च नहीं है, इन ए होटल, होटल नहीं है, इन ए टेम्पल, मंदिर, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन एन इन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में एब्राइट क्या चीज इकट्ठा करता था? ऑप्शन ए बटरफ्लाइज, बी कॉइन्स, सी स्टैम्प्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि रिचर्ड एब्राइट बटरफ्लाइज तो कलेक्ट करता था, तितलियों को, इसके अलावा 3 चीज और इकट्ठा करता था, एक रॉक्स, दूसरा क्वाइंस, तीसरा फाजिल्स। तो क्वाइंस तो विकल्प दिया है, बटरफ्लाइज भी दिया है, लेकिन स्टैम्प्स एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बटरफ्लाइज। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में किस चीज को इकट्ठा करता था? बटरफ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिसेज लोइजेल वेंट टू मैडम फॉरेस्ट्रियल टू बारो, यानी कि मिसेस लोइजेल मैडम फॉरेस्टियर के पास क्या चीज उधार लेने गई थी? ऑप्शन ए अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ नेकलेस, अ ब्रेसलेट, या ऑल ऑफ दिस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, एक नेकलेस उधार लेने गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आपका 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का उत्तर मिल गया है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 1 यानी कि 7 नंबर का एक अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन है। यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक अनसीन पैसेज, जो कि पैसेज बड़ा दिया हुआ है, तो इस अनसीन पैसेज को आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के पश्चात नीचे जो 4 प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों का उत्तर उसमें से छांटने का प्रयास कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वेल्दी पीपुल, देखिए वेल्दी पीपुल पूछा है, यानी कि धनी लोग हेल्प करते हैं, धनी लोग मदद करते हैं किसकी? सिक की, रोगी व्यक्तियों की, हेल्पलेस असहाय चिल्ड्रन बच्चों की, यानी रोगी बच्चों और असहाय बच्चों की धनी लोग कैसे मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रिचेस शब्द दिया हुआ है ना, तो रिचेस यानी कि वेल्दी पीपुल की तरफ इंगित करता है। तो रिचेस कैन बी प्रॉफिटेबल स्पेंट इन रिमूविंग द वांट्स टू द पुअर एंड नीडी। अब ये धनी लोग गरीब, बीमार और असहाय बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे,
यहां से वेल्दी पीपुल, इसके बाद कैन यहां पर लाएंगे, तो वेल्दी पीपुल कैन हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन। यहां से लेकर के यहां लिखने के पश्चात आप लिखेंगे यहां से आंसर। देखिए लिखा है बाई प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड क्लोथिंग, यानी उनको भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर। और किस तरीके से, बाई द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर द सिक, यानी कि रोगियों के लिए हॉस्पिटल की स्थापना करके। तीसरा विकल्प दिया है कि बाई स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फनेज फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन, असहाय बच्चों के लिए आर्फनेजेस यानी कि अनाथालय खोल करके। और एक और चौथा दिया है कार्य, बाई द ओपनिंग ऑफ आल्म्स हाउसेस फॉर द डिसेबल्ड एंड इनफर्म, जो डिसेबल्ड हैं जो इनफर्म हैं उनके लिए आल्म्स हाउसेस की स्थापना करके। और पांचवा चीज दिया है रेस्क्यू होम्स फॉर फॉलेन वुमेन एंड विडोज, जो फॉलेन वुमेन है या जो विडोज हैं जो विधवा हैं उनके लिए रेस्क्यू होम्स की स्थापना करके। तो ये प्रश्न संख्या 1 ए का उत्तर आपका यहां से लिखेंगे वेल्दी पीपुल कैन हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन। अब इसके बाद लिखेंगे बाई प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड क्लोथिंग, बाई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर द सिक, by starting of orphanages for helpless children, by the opening of alms houses for the disabled and infirm or rescue homes for fallen women and widows तक। तो इस प्रकार आपका 2 नंबर ये पूर्ण रूप से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बी वाला कि व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। देखिए यहाँ पर इस शब्द को ध्यान दीजिए, पब्लिक यूटिलिटी और कैरिड आउट। तो देखिए यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी दिया हुआ है, ये पब्लिक यूटिलिटी देख रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है पब्लिक यूटिलिटी। और यहां पर देखिए इसी सेंटेंस के लास्ट में कैरिड आउट दिया हुआ है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि बी का आंसर यहां से है पब्लिक यूटिलिटी। अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज, अब ये पब्लिक यूटिलिटी के कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, जैसे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किए करके, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, यानी विज्ञान और कृषि के वृद्धि को प्रमोट करके, बाय फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और जो शोध रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फाइनेंसिंग करके, में बी कैरिड आउट। तो ये इसका आंसर यहां से होगा कि व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। धनी व्यक्ति के द्वारा ये पब्लिक यूटिलिटी का लोकहित में कौन सा कार्य किया जा सकता है, तो ये रिच पीपल को द्वारा। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि द वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज, ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाय फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मे बी कैरिड आउट बाय रिच मेन। तो ये बी का करेक्ट आंसर यहां से लेकर के ऐसे हो जाएगा। डी को सी, यहां सी लिखना चाहिए था। सी क्वेश्चन है कि हाउ डू मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, यानी कि बहुत सारे धनी लोग किस प्रकार अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। तो यहां पर दिया है, देखिए वेस्ट देयर मनी, क्वेश्चन में देखिए वेस्ट देयर मनी, तो ये वेस्ट देयर मनी यहां पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर कहां से लिखेंगे आप, यहां से मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी। तो मनी के बाद ऑन लग्जरीज एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लेजर्स, डेफिशिएंट इन मॉरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। तो इन तीनों प्रश्नों को हमने देखा कि इन प्रश्नों में आए हुए शब्दों की सहायता से तीनों प्रश्नों का उत्तर इस पैसेज में मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, यानी कि इस पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ सेवरल होता है। तो सबसे पहले तो आप सेवरल का अर्थ जानिए, सेवरल का अर्थ होता है अनेक। तो अनेक कौन सा शब्द है जो अनेक अर्थ लिए हुए है, मेनी, मेनी माने भी अनेक, सेवरल माने भी अनेक, मेनी माने भी अनेक, सेवरल माने भी अनेक। तो आप ऐसे सेवरल लिखिए, डैश देकर के मेनी लिख दीजिए, और इस तरीके से आपका ये 1 नंबर भी मिल जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर सेक्शन दिया हुआ है, 4 का ए बी सी डी। ए आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर का है।
बी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये भी 2 नंबर का है। सी आपका पंचुएशन है, पंचुएशन है, ये भी 2 नंबर का है। और डी आपका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, तो ये 4 नंबर का है। तो इस प्रकार आपका 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर आपका ये हो गया और 4 नंबर आपका ग्रामर हो गया। तो इस ग्रामर सेक्शन को भी इस वीडियो में मैं हल कर देता हूँ। क्वेश्चन आंसर 4A, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर इस तरीके से मैं लिखता हूँ। ये आपका ही दिया हुआ है, ही लिखिए। सेड का सेड ही रहेगा, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है। सेड के बाद टू नहीं आया है तो टोल्ड नहीं होगा, तो ये हो गया सेड। और यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, दैट। ये जो आई आपका है, आई चेंज होगा ही के अनुसार। तो आई चेंज होगा, चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो जब आई चेंज होगा ही के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही। और शैल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड। डू का डू हो जाएगा। माई भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, तो माई माने मेरा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज। और उसके बाद बेस्ट हो गया। और टुमारो, टुमारो को बदलेंगे, टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार आपका यह इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। तो ही का ही हो गया, सेड का सेड, कनेक्टिव वर्ड दैट लग गया। आई बदलेगा ही के अनुसार ही हो गया, शैल का वुड हो गया, डू और माई बदलेगा ही के अनुसार हिज हो गया, बेस्ट और टुमारो का द नेक्स्ट डे। बी आपका दिया हुआ है 3 men आर लोडिंग द कार्ट। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए इसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले पहचानिए। ये 3 men आपका सब्जेक्ट हो गया, आर लोडिंग ये वर्ब हो गया, ये द कार्ट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, द कार्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब हम आर को चेंज करेंगे। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। और इसका आईएनजी जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BEING। आईएनजी बाहर निकल गया, बीइंग हो गया, बचा लोड। तो लोड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लोडेड। और 3 men लास्ट में बन जाएगा, तो हो जाएगा बाई 3 men। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन गया। 3 men आर लोडिंग द कार्ट। 3 men आपका सब्जेक्ट है, आर लोडिंग वर्ब है, द कार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये द कार्ट ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर, तो हो गया द कार्ट। और 3 men ये सब्जेक्ट है, तो ये 3 men हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाई 3 men। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, ही सेड व्हाट इज योर नेम। इसको आपको पंचुएशन करना है। पंचुएशन में करना क्या होता है, कहाँ पर कैपिटल लेटर आना चाहिए, कहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, कहाँ पर कामा आना चाहिए, कहाँ पर इन्वर्टेड कामा आना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों का पंचुएशन मार्क में हम करेक्शन करते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर ही सेड लिखा है, तो ये एच स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, तो हम इसको एच को कैपिटल करेंगे। एक मिस्टेक तो ये है, ही हो गया, उसके बाद सेड हो गया। अब इसके बाद व्हाट इज योर नेम, ये देखिए डायरेक्ट नरेशन टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, कामा देंगे। इसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कामा लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा, तो उसने क्या कहा, उसके द्वारा कही गई कथन को हम इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। तो ये हो गया WHAT, व्हाट इज योर नेम। तो चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। तो ये आपका पंचुएशन इस तरीके से हो गया। इसमें हमने किया क्या, ही का एच कैपिटल किया, फिर कामा किया, फिर डबल इन्वर्टेड कामा किया, डब्ल्यू बड़ा किया, इंट्रोगेशन मार्क लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद किया। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ये 4 नंबर का ट्रांसलेशन है। पहला इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस यहाँ है,
दूसरा यहाँ सेंटेंस है, तीसरा यहाँ है और चौथा सेंटेंस यहाँ है। तो कुल 4 सेंटेंस है, 4 नंबर का ये ट्रांसलेशन है। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। तो सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, हमने। तो हमने का क्या होगा, वी। मनाया, मनाया वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मनाया। तो हमने मनाया, मनाया का अंग्रेजी क्या होगा, सेलिब्रेटेड। उसके बाद है अपनी दादी का 75वां जन्मदिन। तो हमने क्या मनाया, 75वां जन्मदिन मनाया। तो वी सेलिब्रेटेड 75th बर्थडे। वी हो गया हमने, सेलिब्रेटेड मनाया 75th बर्थडे, 75वां जन्मदिन। अपनी दादी का, तो का क्या हो जाएगा, ऑफ आवर ग्रैंड मदर। अब कब मनाया, 27 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर को मनाया तो हो जाएगा ऑन 27th दिसंबर। एक बार फिर इसको देख लीजिए, हमने, हमने का क्या हो गया, वी। मनाया वर्ब हो गया, सेलिब्रेटेड। हमने मनाया, क्या मनाया, 75वां जन्मदिन, 75वां जन्मदिन, 75th बर्थडे। किसका मनाया, अपनी दादी का, ऑफ आवर ग्रैंड मदर। और कब मनाया, 27 दिसंबर को, ऑन से 27th दिसंबर। इसके बाद सेंटेंस दिया है, जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। तो इसको सबसे पहले बनाइए, जाड़े की छुट्टी होने के कारण। तो ड्यू टू माने होता है के कारण, ड्यू टू। और जाड़े की छुट्टी, विंटर वेकेशन, ड्यू टू विंटर वेकेशन, यानी ड्यू टू विंटर वेकेशन, यानी जाड़े की छुट्टी होने के कारण। यहां पर मैंने कामा दे दिया। इसके बाद है हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। तो हमारे का क्या हो जाएगा, आवर, आवर। सब भाई बहन, सब भाई बहन का क्या हो जाएगा, आल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड सिस्टर्स इकट्ठे हुए, गैदर्ड। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी की लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो सुबह हमने पूजा आयोजित की, तो सुबह का हो गया क्या, इन द मॉर्निंग। हमने का क्या हो गया, वी। पूजा का क्या होगा, प्रेयर। आयोजित की का क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड। तो हमने, हमने आयोजित की पूजा, हमने। तो हमने का क्या हो गया, वी ऑर्गेनाइज्ड। पूजा का क्या होगा, प्रेयर। और कब, सुबह, इन द मॉर्निंग। इसके बाद है हमने, सुबह हमने पूजा आयोजित की। देखिए सुबह, सुबह का क्या लिखा मैंने, इन द मॉर्निंग। हमने का क्या लिखा, वी। हमने का वी हो गया, पूजा का प्रेयर हो गया, आयोजित की का ऑर्गेनाइज्ड। तो वी ऑर्गेनाइज्ड प्रेयर इन द मॉर्निंग। इसके बाद है और दादी की लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो इसके बाद देखिए, धन्यवाद दिया वर्ब आएगा, एंड, और भी तो है। तो यहां पर लिखिए एंड दादी की लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। एंड थैंक्ड, THANKAD, थैंक्ड गॉड। थैंक्ड माने धन्यवाद दिया, किसको धन्यवाद दिया, गॉड को। तो ये आपका बन गया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, ये बन गया आपका, और बन गया, और काइंड हो गया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, थैंक्ड गॉड। अब बचा क्या, दादी की लंबी उम्र देने के लिए। तो लिए का क्या होगा, फार, फार
यहाँ दिया देने के लिए, फॉर गिविंग, और लंबी उम्र का क्या होगा, लॉन्ग लाइफ। दादी को, टू आवर ग्रैंड मदर। तो ये इस तरीके से बन गया, वी ऑर्गेनाइज्ड प्रेयर इन द मॉर्निंग एंड थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग ए लॉन्ग लाइफ टू आवर ग्रैंड मदर। और इसके बाद लास्ट सेंटेंस है इस ट्रांसलेशन का, हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। यहाँ देखिए, हमने का क्या हो गया, वी, उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी का आल्सो ईश्वर से प्रार्थना की, प्रेड टू गॉड, तो वी आल्सो प्रेड टू गॉड। तो यहां पर लिख लेते हैं, वी आल्सो प्रेड टू गॉड। वी माने हमने, आल्सो माने भी, प्रेड टू गॉड ईश्वर से प्रार्थना की, वी आल्सो प्रेड टू गॉड। अब ये हमने बन गया और ये भी बन गया, ईश्वर से प्रार्थना की भी बन गया। अब बचा क्या, उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए, तो इसका बन जाएगा फॉर हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर। तो इस प्रकार आपका ये 4 नंबर का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ।